कविता की दो बहुएं थीं। उसकी बड़ी बहू का नाम था सुधा और छोटी बहू का नाम था मालती। जहां सुधा बहुत गोरी थी तो वहीं मालती का रंग बिल्कुल काला था। सुधा और मालती दोनों दौरानी जेठानी होते हुए भी बिल्कुल सगी बहनों की तरह रहती थी। एक दिन मालती और सुधा दोनों ही घर में काम कर रही थीं और उनकी सास कविता सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही थी कि तभी कविता की पड़ोसन कुंती हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर अंदर आई और कविता से कहने लगी, लो कविता बहन, मुंह मीठा करो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अरे आज क्या हो गया जो तू इतनी खुश है और मिठाई किस खुशी में बांट रही है? क्या तेरी कोई लॉटरी लग गई क्या? अरे नहीं बहन, लॉटरी लगने से भी बड़ी बात है। तुम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा, अब बताएगी भी तू इतनी खुश क्यों है, या बातों को ऐसे ही गोल गोल घुमाकर मुझे भी घुमाती रहेगी? बहन, खुशी की बात यह है कि मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू पेट से है, बस इस खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती फिर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में ये खुशी कब आएगी। मेरी दो बहुएं हैं पर अभी तक एक को भी बच्चा नहीं हुआ। हाँ, कह तो तू सही रही है। तेरी एक बहू को शादी हुए 2.5 साल हो गई और दूसरी बहू को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से एक को बच्चा नहीं हुआ। कविता बहन, मेरी राय में तू एक काम कर, तू दोनों बहुओं को डॉक्टर के पास ले जा, शायद वहाँ से तुझे कोई मदद मिल जाए। हाँ बहन, मुझे भी लगता है कि अब मुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों खुद से तो डॉक्टर को दिखाने जाने रही। अब मैं कल ही दोनों को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। कम से कम एक बार चेकअप तो हो ही जाना चाहिए। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मुझे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। और तब कुंता कविता को मिठाई देकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब किचन का काम निपटाकर सुधा और मालती कविता के पास आई और वहाँ पर मेज पर मिठाई रखी देखी तो वह कविता से पूछने लगी, अरे माँ जी, ये मिठाई कहाँ से आई है? अरे वह कुंती है ना जो हमारे पड़ोस में रहती है, वही देकर गई है। उसकी बहू पेट से है, वह दादी बनने वाली है, इसलिए खुशी में पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटती फिर रही है। क्या कहा माँ? कुंती आंटी? लेकिन उनकी बेटी की शादी को हुए अभी ठीक से 9 महीने भी नहीं हुए हैं और इतनी जल्दी बच्चा? अरे ये तो तुम दोनों सोचो कि कुंती की बहू को तो 1 साल के अंदर भी उसे दादी बनने जा रही है और तुम दोनों की शादी को 2-2 साल हो गए, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने मुझे यह खुशखबरी नहीं दी। लेकिन माँ जी, जरूरी तो नहीं कि सबको जल्दी बच्चा हो जाए, सबकी फैमिली प्लानिंग अलग अलग होती है। अच्छा, अब तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। अरे मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजे, मुझे भी कोई दादी दादी कहकर पुकारे और मैं भी खुशी खुशी में मोहल्ले में मिठाई बांटूं। मेरी राय है कि तुम दोनों मेरी खुशी के बारे में कुछ सोचो। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन अचानक मालती को उल्टियाँ होने लगी। जब कविता ने उसे उल्टी करते देखा तो वह उससे पूछने लगी, अरे बेटा, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? माँ जी, पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन से मुझे चक्कर और उल्टियाँ आने शुरू हो गई हैं। बस आजकल के बच्चों को तो यही है, जरा सा काम क्या बोल दिया कि कमजोरी आने लगी। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। डॉक्टर के पास ले चलती हूँ तुझे। अभी कविता मालती को डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी कि अचानक उसकी पड़ोसन कुंती वहाँ पर आ गई। अरे क्या हुआ कविता बहन, मालती को लेकर कहाँ जा रही हो? अरे कुछ नहीं, तुम तो जानती हो आजकल की जनरेशन को, थोड़ा सा काम क्या कर लिया, चक्कर और उल्टी शुरू हो गई। अब ले जा रही हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए। क्या कहा कविता बहन? मालती को उल्टी और चक्कर आ रहे हैं, कुछ समझो। मुझे लगता है कविता तेरी बहू पेट से है, क्योंकि मेरी बहू के भी सिम्टम्स ऐसे ही थे। जब मैंने चेकअप करवाया तो पता चला वह पेट से है। अरे कुंती बहन, तुम भी फालतू की बात मत करो। अभी कुछ दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक पेट से कैसे हो गई? अच्छा कविता बहन, 1 मिनट रुको। बेटा मालती, तू बता, क्या तुझे खट्टा खाने का भी मन करता है और तेरा भी जी मिचलाता रहता है? हाँ आंटी जी, सुबह से 4 बार अचार खा चुकी हूँ। ले कविता, तू दादी बनने वाली है, तेरे घर में भी खुशियाँ आने वाली है, मैं सच्ची कह रही हूँ। कविता और कुंती आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अंदर से सुधा हाथ में अचार लेकर खाते हुए बाहर आई। अरे क्या हो गया माँ जी, आप सभी मालती को घेर कर क्यों बैठे हैं? अरे तू ठीक तो है ना मालती?
जब कविता ने सुधा की आवाज सुनी तो वह सुधा की तरफ देखने लगी और जैसे ही उन्होंने सुधा को भी अचार खाते हुए देखा तो वह उसे शक की नजरों से देखकर पूछने लगी। अरे मालती तो ठीक है, पर तू अचार क्यों खा रही है? तू बता, तू तो ठीक है ना? पता नहीं माँ जी क्या हुआ है, 2 दिन से बड़ी उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और खट्टा खाने का मन करे चला जा रहा है। ले कविता, अभी तक तेरे घर में एक भी बच्चा नहीं था और अब तेरी दोनों बहुएं एक साथ पेट से हैं। अब तेरे घर में एक बच्चे की किलकारी नहीं, 2-2 बच्चों की किलकारी गूंजेगी। हाँ कुंती, तुम सही कह रही हो। मैं आज ही पूरे मोहल्ले में लड्डू उठवाऊंगी। इन दोनों ने मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। ये कहकर कविता ने अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लिया और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया। कविता दोनों बहुओं को एक जैसा प्यार करती, दोनों को एक साथ खाना खिलाती, बालों में तेल लगाती। वह दोनों बहुओं की सारी सुविधाओं का ध्यान रखती थी। जैसे जैसे बहुओं की प्रेगनेंसी की तारीख नजदीक आ रही थी वैसे वैसे कविता का मन खुशी से फूला न समा रहा था। ऐसे ही एक दिन कविता की दूर की मौसी पलकी देवी घर में आ जाती है। अरे कविता बिटिया, ओ कविता बिटिया, देख तेरी मौसी आई है। अरे प्रणाम मौसी जी, आइए। और कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? क्या मतलब है? अब तेरे घर आने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? अरे नहीं मौसी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? ये तो आप ही का घर है और आप बहुत अच्छे समय पर आई हैं। आपको बताऊं, मेरी दोनों बहू पेट से हैं। अब दोनों की डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे जरा बुला दोनों को, देखूं तो सही दोनों को। तब कविता मालती और सुधा दोनों को आवाज लगाकर बाहर बुला लेती है। अरे माँ जी, आपने हमें बुलाया? हाँ, ये मेरी दूर की मौसी है। अब जब तक तुम दोनों की डिलीवरी नहीं हो जाती ये यहीं रहेंगी। और हाँ, अब यही तुम दोनों की अच्छे से देखभाल भी करेंगी, क्योंकि तुम दोनों का पहला बच्चा है, इसलिए ये जिम्मेदारी मौसी जी ने उठाई है। आओ बहू आओ, चलो दोनों मेरे पास बैठ जाओ। ये कहकर पलकी देवी ने दोनों को अपने पास बैठा लिया और दोनों को एक एक करके ध्यान से देखने लगी। थोड़ी देर बाद उन दोनों को वहाँ से भेज दिया और उसके बाद वह कविता से कहने लगी। देख कविता, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन तेरी एक बहू तो बहुत काली है और एक बहू तो बहुत गोरी है। तो काली बहू के बच्चा भी बिल्कुल काला ही होगा और गोरी बहू के बच्चा जो है वो गोरा ही होगा। लेकिन अगर काली बहू की परछाई तेरी गोरी बहू पर पड़ गई तो सुधा का बच्चा भी काला ही होगा और गोरी बहू की परछाई काली बहू पर रही तो काली बहू के गोरा बच्चा होगा। अरे मौसी जी, आप फालतू में मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें क्यों डाल रही हैं? क्या कभी ऐसा होता है? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तू देख लेना जब सुधा को काला बच्चा होगा और मालती को गोरा। कोई बात नहीं मौसी जी, बच्चे तो बच्चे होते हैं और वैसे भी कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अब चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपने तो मुझसे ये कह दिया। लेकिन मेरे हाथ जोड़ के विनती है, किसी और से ये सब कुछ मत कहना। कविता को अपनी बहुओं की इतनी तरफदारी करता हुआ देखकर पुलकी देवी को बहुत गुस्सा आया और वह मन में सोचने लगी। लो जी, मैं तो इसका इतना भला सोच रही हूँ और इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। अब मुझे सुधा को सब कुछ समझाना पड़ेगा। अरे सुधा बहू, क्या कर रही है? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे दादी जी, आप आइए, अंदर आइए। बताइए, आपको कुछ काम है क्या? आप मुझे आवाज दे देती तो मैं आ जाती। अरे नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं, बस मैं तो तेरा भला चाहती थी, इसलिए तुझे समझाने चली आई। देख, तेरी देवरानी बहुत काली है, इसलिए जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती मेरी राय में तुझे अपनी देवरानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर तू उसके साथ रही तो तेरे बच्चे पर भी बुरा असर पड़ सकता है और वह भी काले रंग का पैदा हो सकता है। वैसे तो ये बात मैंने तेरी सास को भी समझाई थी, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं तुझे समझाने चली आई। देख, मेरा काम था समझाना, अब तेरी मर्जी। इस प्रकार मालती के मन में एक शंका डालकर पलकी देवी वहाँ से चली गयी। उनके जाने के बाद सुधा उनकी बातों पर विचार करने लगी और फिर वह पलकी देवी की बात मानकर अपनी देवरानी से दूर रहने लगी। हालांकि मालती को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसकी जेठानी अचानक उससे दूर क्यों रहने लगी। उसने जानने की बहुत
कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी नहीं समझ पाई। धीरे धीरे दिन बीत गए और दोनों की डिलीवरी की डेट आ गई। तब कविता ने दोनों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। जब डॉक्टर ने कविता को बताया कि उसकी दोनों ही बहुओं ने बेटों को जन्म दिया है, तो वह बहुत खुश हुई और तुरंत ही अपने बहुओं के पास पहुंच गई। जब वह अस्पताल के कमरे में पहुंची तो यह देखकर चौंक गई, क्योंकि वहां पर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पल की मौसी ने कहा। सुधा का बेटा काले रंग का और मालती ने एक बहुत ही गोरे बच्चे को जन्म दिया था। अभी कविता खड़े हुए ये सब सोच रही थी कि तभी सुधा की आंख खुल गई। जब सुधा की आंख खुली तो उसने देखा कमरे में उसकी सास खड़ी हुई है और उसके बराबर में ही मालती का पलंग डला हुआ है। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह अपनी और मालती की संतान पर गई तो वह चिल्लाने लगी। अरे मालती, मैंने तो तुझे हमेशा छोटी बहन जैसा प्यार दिया था, लेकिन उस प्यार का सिला तूने मेरा बच्चा बदल कर दिया। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? भाभी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला मैं आपका बच्चा क्यों बदलूंगी? अगर तुमने बच्चा नहीं बदला है तो तुम इतनी काली होकर भी इतने गोरे बच्चे को कैसे जन्म दे सकती हो? और मैं जबकि इतनी गोरी हूँ तो फिर मेरा बच्चा काला कैसे हो सकता है? जब वहाँ खड़ी हुई कविता ने अपनी दोनों बहुओं की बातें सुनी तो उन्हें बहुत खराब लगा। फिर वह सुधा को समझाने लगी। अरे बहू, ये तुम कैसी बात कर रही हो? भला कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरे सामने तुम दोनों ने बच्चों को जन्म दिया है। बेटा, तुम्हारे बच्चे का रंग सांवला ही है और मालती ने गोरे बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। तब कविता ने बहुत देर तक अपनी बहू सुधा को समझाया और उसे कई सबूत दिखाई दिए। तब सुधा को यकीन हो गया कि उसका बच्चा किसी ने नहीं बदला है। तब वह हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है और उसके बाद कविता अपनी दोनों बहुओं को धूमधाम से स्वागत करते हुए अपने घर ले जाती है। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन इस चैनल पर कहानियों का सिलसिला निरंतर लगातार यूं ही चलता रहेगा। देखते रहें, हंसते रहें। हिंदी कहानियों का आपका अपना YouTube चैनल हिंदी कहानी अल्लाह।